तो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है बांग्लादेश। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं वहां पर कट्टरपंथी, और सरकार इस पे खुश है। सरकार को किसी तरीके का कोई एतराज नहीं। हिंदुओं पर अब इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है। यही बात हम लगातार कह रहे थे, या तो हिंदुओं को खत्म कर दो या उन्हें कन्वर्ट कर दो। यही एक चीज बची है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश अब पूरी तरीके से हर वो काम करने पर आमादा है जिससे भारत को तकलीफ हो। भारत के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखा रहा है बांग्लादेश। जाहिर तौर पर बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये अपने आप कर पाए। इसके पीछे उसे ज़रूर अलग अलग तरीके के सपोर्ट है, लेकिन बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है ये समझने वाली बात है। सभी हिंदुओं को वहाँ पर कन्वर्जन का दबाव है। इस्लाम पूरी तरीके से वहाँ पर नाफिज हो जाए, ये वहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, दो सवाल हैं। एक तो महफूज आलम ने वो मैप जारी किया, वो बात कही जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश अपना बता रहा है। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो सीधा सीधा टकराव लेने की अब कोशिश कर रहा है? और दूसरा, जो बात हम लगातार कह रहे थे, ये हिंदुओं को मारने और हिंदुओं को भगाने तक सीमित नहीं है, ये हिंदुओं को खत्म करने पर आमादा है। कन्वर्जन का दबाव है। इस्लाम कबूल करो, मारे जाओ या भागो, यही बांग्लादेश की अब नीति है। तो देखिए, एक तरफ महफूज आलम के जैसे जो छात्र नेता बांग्लादेश का, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनका सलाहकार भी है ये महफूज आलम, उनके तरफ से भारत का खिलाफ में एक युद्ध का तैयारी का माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। और महफूज आलम की तरफ से जो मैप कल सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था, उस मैप में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अभी सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम, ये तीनों को वो लोग उनके हिस्से के अंदर ले लेंगे। ये सोच बांग्लादेश का सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट का नहीं, ये सोच बांग्लादेश का कट्टरपंथियों का है। और बांग्लादेश का कट्टरपंथियों के बीच में जो सोच अभी बरकरार है, उसको रोकने के लिए कोई स्टेप भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। तो साफ है कि कट्टरपंथियों का तरफ से बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है। और जो प्रेशर में ही मोहम्मद यूनिस की तरफ से अभी तक बांग्लादेश का ये जो बांग्लादेश का कट्टरपंथियों है उनके खिलाफ में कोई बयान भी नहीं दिया गया। और अगर देखा जाए तो ये महफूज आलम, इसके पहले भी महफूज आलम का नाम सामने आया था अगस्त महीने में। ये अगस्त महीने में जब शेख हसीना देश छोड़कर चले गई थी, उसी टाइम पर महफूज आलम के नेतृत्व में ही बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था। और बांग्लादेश का ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर जो रैली निकला था, उस रैली में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन में महफूज आलम मेन हिस्से में थे। और महफूज आलम की तरफ से इसके पहले भी भारत के खिलाफ में एक साजिश तैयार करने का जो कोशिश, वो कोशिश लगातार दिखा गया। और महफूज आलम अभी भी लगे हुए हैं कि भारत का हिस्सा बांग्लादेश के हिस्से में वो लोग ऐड करना चाह रहे हैं। इस तरीके का सोच अभी कट्टरपंथियों के मन में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इस तरीके का जो कट्टरपंथी संगठन है या कट्टरपंथी नेता है, इनके ऊपर डिपेंडेबल है बोल सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का अगर देखा जाए पूरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से जो कट्टरपंथियों है, जिनकी तरफ से भारत के खिलाफ में नाराबाजी किया जा रहा है, तो या तो भारत को तोड़ने का बात किया जा रहा है, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन लोगों का जो बयान, इन लोगों का जो सोच, इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पूरा चुप करके बैठे हुए हैं मोहम्मद यूनिस। यानी मोहम्मद यूनिस को भी मालूम है अगर कट्टरपंथी जो है इनके खिलाफ में वो बयान दे तो उनका जो गद्दी वो जा सकता है। मोहम्मद यूनिस का जो डेजिग्नेशन वो भी मोहम्मद यूनिस को हो सकता है, क्योंकि ये कट्टरपंथियों की तरफ से ही मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाकर। और इसी कट्टरपंथियों की तरफ से अभी
भारत के खिलाफ में एक शोर उठाया जा रहा है कि भारत को बायकॉट करो, भारत के खिलाफ में बात दो और भारत को तोड़ने का बात करो। यानी एकदम डायरेक्टली भारत के ऊपर एक चैलेंज अभी कट्टरपंथियों की तरफ से दिया जा रहा है और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है बांग्लादेश के लिए अगर भारत सरकार की तरफ से इसके खिलाफ में कोई स्टेप लिया जाए। क्योंकि अभी तक जो है भारत सरकार की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, इस रिलेशन को अच्छा करने का कोशिश किया गया था, जिसका नतीजा में बांग्लादेश में भारत का जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री उनकी तरफ से सफर किया गया था, उनकी तरफ से जाकर मीटिंग किया गया था और अपील किया गया था कि ये सिचुएशन को डेवलप किया जाए। और इंटरिम गवर्नमेंट के सामने दो चीज भारत सरकार की तरफ से रखा गया था कि पहला तो हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए और दूसरा दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के ऊपर कोई आंच ना आए, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया, मगर भारत की तरफ से ये मीटिंग के माध्यम से एकदम स्पष्ट तरीके से बांग्लादेश को समझाया गया है भारत बहुत अगर फूक फूक का कदम रख रहा है, जिसको डिप्लोमेटिक कदम उठाना कह सकते हैं रैनिक। लेकिन म्यांमार का एक विद्रोही गुट जिसे अराकान आर्मी भी कहा जाता है, उसने एक तरीके से बांग्लादेश के ऊपर ही चढ़ाई कर दी है और ये अपने आप में बांग्लादेश के लिए एक नई मुसीबत की तरह है। रैनिक, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर एक साइड से हमला कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉर्डर भारत का, एक बॉर्डर कुछ हिस्सा थोड़ा सा म्यांमार का लगता है और वहां से अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। क्या यूनुस सरकार को अब पता है कि वो खुद को आग के घेरे में झोंक चुकी है और उसको बचने की भी अगर कुछ उम्मीद है तो भारत से ही होगी? हाँ, एकदम ही देखिए मोहम्मद यूनुस का सरकार को भी मालूम है कि अगर कोई बचा पाएगा बांग्लादेश को तो वो भारत ही है। क्योंकि 1971 में भी ऐसा ही चीज हुआ था कि भारत का ही हेल्प मिलने पर बांग्लादेश तैयार हुआ था। जिस बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का अभी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस के ऊपर है, उस बांग्लादेश तैयार ही नहीं होता अगर भारत बांग्लादेश के पास खड़ा नहीं होता, बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध में भारत के तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया जाता और भारत की तरफ से जो टेक्निकल हेल्प जो है वो बांग्लादेश को नहीं किया जाता, वो उसमें बांग्लादेश तैयार ही नहीं होता। तो अभी भी अराकान आर्मी की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर तैयार किया गया है, क्योंकि अराकान आर्मी का अगर मूवमेंट देखा जाए तो अराकान आर्मी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि वो लोग अभी जो बॉर्डर लाइन है म्यांमार बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन का 350 किलोमीटर का एरिया खुद का हिरासत में ले लिया है और ये 350 किलोमीटर का एरिया में नाफ रिवर भी आता है और नाफ रिवर को खुद का अंडर में ले लेने का ऐलान भी आर्मी की तरफ से कर दिया गया है। अराकान आर्मी ये जो नाफ रिवर को कब्जा किया है, इस नाफ रिवर बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन का माध्यम है ये नाफ रिवर में जो नाव चलता है वो सेंट मार्टिन आइलैंड तक ही जाता है और अभी ये नाफ रिवर में नाव चलाने पर भी मना कर दिया गया है, वो भी अराकान आर्मी की तरफ से। तो एकदम साफ है बांग्लादेश का जो हिस्सा वो जाते हुए नजर आ रहा है और बांग्लादेश का जो हिस्सा में अभी अराकान आर्मी का एक एक करके कब्जा करने का खबर भी सामने आ रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश अगर खुद का जमीन को बचाना चाहेगा तो भारत के साथ उनका रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण हो लेकिन सकता है। रहने बड़ी अजीब बात है, गवर्नमेंट बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 22 से 23% के करीब वहां पर हिंदू थे। अब इस आरक्षण आंदोलन के बाद असल अब समझ में आ रहा है कि टारगेट आरक्षण आंदोलन तो था ही नहीं, वो तो हिंदुओं का सफाया था। हिंदुओं को मारना, बलात्कार, घर जलाना, मंदिर तोड़ना और अब या तो कन्वर्ट हो या भागो या मारे जाओ। बांग्लादेश की यूनुस सरकार या मोहम्मद यूनुस इसी एजेंडे के साथ वहां की सत्ता में आए हैं, ये साफ होता दिख रहा है। और भी अपडेट आपसे आगे दिन भर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रैनिक इस जानकारी के साथ आपका। बांग्लादेश अब गीदड़ भपकी पर उतर आया है, वो भारत पर कब्जे के सपने देखने लगा है। हालांकि उसके सपने को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया है, वो बेहद तेजी के साथ बांग्लादेश के अंदर घुस रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? बांग्लादेश बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने